गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पाइल लोड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पाइल लोड टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। पाइल लोड टेस्ट क्या होता है? इट इज़ द ओनली डायरेक्ट मेथड। ये ओनली डायरेक्ट मेथड है। हमने फील्ड टेस्ट 3 टेप बात की थी। हम जब टेस्ट ऑन पाइल की बात कर रहे थे तो 3 मेथड की बात की थी लास्ट क्लास में। स्टैटिक मेथड, डायनेमिक और फील्ड मेथड। ओके, स्टैटिक में पढ़ा था हमने, इसमें डायनेमिक पढ़ा था इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड फार्मूला, हिले फार्मूला। इसमें हमने पढ़ा था ये किसके लिए होता था, ये क्ले सॉइल के लिए होता था, ये डेंस सैंड के लिए होता था, और ये फील्ड मेथड इसमें आपका पीएलटी पाइल लोड टेस्ट आ जाएगा, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट आ जाएगा। तो आज हम पीएलटी की बात करते हैं। पीएलटी क्या होता है? पीएलटी मतलब पाइल लोड टेस्ट इज द ओनली डायरेक्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द अलाउएबल लोड ऑन द पाइल। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है जितने भी टेस्ट हम पढ़ेंगे। इट इज़ द मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल द अप्रोचेस, प्राइमरली ड्यू टू फैक्ट दैट इट इज़ एन इन सीटू टेस्ट। ओके, ये क्या है? इन सीटू टेस्ट है, मतलब ऑन साइट हम इसको टेस्ट करते हैं। ये किसके लिए होता है? इसमें भी एक कंडीशन है कि इसका बेस्ट पॉसिबल जो रिजल्ट आता है वो डेंस सैंड के लिए ही आता है। डेंस सैंड के लिए ही आता है। कोई पूछ ले कि भाई क्ले के लिए क्यों नहीं आता है? क्ले के लिए करते हैं, पर उसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए पाइल लोड टेस्ट जो है डेंस सैंड या कोहेजनलेस सॉइल, दोनों सेम एक ही नाम है, पता है आपको। कोहेजनलेस कोहेज सैंड भी बोलते हैं। तो डेंस सैंड और कोहेजनलेस सॉइल के लिए पाइल लोड टेस्ट करते हैं। क्ले के लिए क्यों नहीं करते हैं? क्ले के लिए इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्ले में पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। पोर वाटर प्रेशर, जब हम पाइल को ड्राइव करते हैं ना, पोर वाटर प्रेशर CS 10 वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, स्मॉल यूसेज नोट करते हैं। तो क्ले में पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है जब हम पाइल को ड्राइव करते हैं, पाइल लोड टेस्ट करते हैं। व्हेन वी कैरीड आउट द पाइल लोड टेस्ट, देन पोर वाटर प्रेशर डेवलप इन द क्ले सॉइल ड्यू टू द डिस्टर्बेंस of during the pile driving, development of pore pressure and inadequate time allowed for consolidation settlement. Okay, कंसोलिडेशन सेटलमेंट के लिए फिर हमें टाइम देना पड़ेगा उसको प्रॉपरली सेटल डाउन होने के लिए। तो हम इसमें 2 टाइप के टेस्ट करते हैं। एक होता है इनिशियल टेस्ट, एक इनिशियल टेस्ट होता है, एक रूटीन टेस्ट होता है। ठीक है, ये बुक से देख लेना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ आपको बताते हैं। इनिशियल टेस्ट किस लिए होता है? इनिशियल टेस्ट होता है टू बी कैरीड आउट ऑन द टेस्ट पाइल टू एस्टिमेट द अलाउएबल लोड। पाइल लोड सेटलमेंट कर्व जो होता है वो हम ड्रॉ करते हैं इनिशियल टेस्ट से। रूटीन टेस्ट कब कैरीड आउट करते हैं? जो वर्किंग पाइल को चेक करने के लिए हम रूटीन टेस्ट कैरीड आउट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जब हमने प्लेट लोड टेस्ट पढ़ा था शैलो फाउंडेशन के लिए, पाइल लोड टेस्ट भी लगभग वही है, सब कुछ सेम है लगभग। ओके, नथिंग न्यू। जो कुछ कंडीशन इसमें कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि अगर सब सॉइल स्ट्रेटा हमारा ज़्यादा नीचे है, तो अगर हम 200 से ज़्यादा पाइल यूज़ कर रहे हैं तो इनिशियल टेस्ट पाइल कितनी होनी चाहिए? टेस्ट पाइल पे लोड कितना अप्लाई होगा? कोई हम पाइल लोड टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना अलाउ हो? तो ट्वाइस ऑफ सेफ लोड। जो भी सेफ लोड आपका आ रहा है फॉर्मूले से, उसका 2 गुना वो बियरेबल होना चाहिए, उतना बियर करना चाहिए। तो पाइल लोड टेस्ट बहुत आसान है। लोड सेटलमेंट कर्व इसका होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सीधे आपको पाइल लोड टेस्ट के बारे का कर्व दिखा देता हूँ। ये देख लो, इट इज़ परफॉर्म्ड इन सिटू कंडीशन एंड इज सुटेबल फॉर डेंस सैंड। द टेस्ट pile is loaded and load settlement curve is plotted at failure. Pile settles at faster rate without increase in load using load settlement curve. बिना ज़्यादा मतलब एक कांस्टेंट लोड पे अगर हमारी सेटलमेंट में अगर हमारी पाइल में सेटलमेंट बढ़ता चला जाए, मतलब हम पाइल पे लोड नहीं बढ़ा रहे हैं फिर भी वो सेटल होता जा रहा है, इसका मतलब पाइल क्या हो गया? फेल हो गया। Ultimate load on pile at shear failures will be found and using factor of safety allowable load on pile computed. ये लोड सेटलमेंट कर्व ड्रॉ करते हैं। हमने प्लेट लोड टेस्ट में भी पढ़ा था, सेम ऐसा ही कर्व आता है उसका भी। तो ये कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं। IS कोड रिकमेंडेशन क्या कहता है कि अलाउएबल पाइल लोड कितना होना चाहिए? इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कह रहा द अलाउएबल लोड इज टेकन एज 50% ऑफ अल्टीमेट लोड। जो भी अल्टीमेट लोड आपका आ रहा है, अल्टीमेट लोड मतलब वो लोड जिसपे आपका पाइल फेल हो गया। हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं जिसपे पाइल में क्रैक हो गया, या एक कांस्टेंट लोड पे उसमें सेटलमेंट बढ़ने लगा ऑटोमेटिक, वो क्या हो गया? हमारा अल्टीमेट लोड काउंट हो गया। तो अलाउएबल लोड क्या होगा? अल्टीमेट लोड का आधा। एट विच सॉइल सेटलमेंट पाइल इज 1/10 ऑफ द डायमीटर। अगर डायमीटर के 1/10 जो है सेटल हो जाता है। और अलाउएबल लोड इज टेकन एट 2/3 ऑफ द अल्टीमेट लोड एट विच टोटल सेटलमेंट ऑफ पाइल इज 12 mm। अगर पाइल में टोटल सेटलमेंट मतलब पाइल जो है नीचे दब गया, पाइल था, पाइल पे हमने लोड बढ़ाया,
और पाइल जो धीरे धीरे नीचे होता जाएगा, मतलब अंडरग्राउंड सेटलमेंट होता रहेगा। तो अलाउबल लोड इज टेकन एज 2/3 ऑफ द अल्टीमेट लोड एट विच टोटल सेटलमेंट ऑफ पाइल इज 12 mm। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, 3 है ये। अलाउबल लोड इज टेकन एज 2/3 ऑफ द अल्टीमेट लोड विच कॉजेज नेट प्लास्टिक सेटलमेंट, नेट प्लास्टिक मतलब परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 6 mm है, विच कॉजेज नेट प्लास्टिक सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट इज 6 mm। डिटर्मिनेशन ऑफ पाइल लोड कैपेसिटी यूजिंग एसपीटी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए प्लेट लोड टेस्ट होता है। अच्छा, एक और टेस्ट पाइल होती है, स्पेशल टाइप ऑफ पाइल, अंडर रिम पाइल। अंडर रिम पाइल को साथ में देखते चले। अंडर रिम पाइल क्या होता है? ये पाइल हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? जहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल हो। ब्लैक कॉटन सॉइल वहाँ बोलते हैं जहाँ की सॉइल श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी हो। श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी मतलब जैसे काली मिट्टी होती है ना, जहाँ पे थोड़ा सा पानी मिले और वो उसमें स्वेलिंग आ जाए, फूल जाए, थोड़ी सी गर्मी हो, धूप ज़्यादा बढ़े तो क्रैकिंग आने लगे, तो उस कंडीशन में हम नॉर्मल पाइलिंग नहीं दे सकते क्योंकि उस पर पाइल पे असर पड़ेगा। इसलिए वहाँ हम एक स्पेशल टाइप ऑफ पाइल करते हैं, अंडर रिम पाइल। इसमें क्या करते हैं? हम बोरहोल करते हैं। ये क्या करते हैं? पहले हम इसकी खुदाई करते हैं, बोरिंग करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, और यहाँ पे एक जो बोरिंग करते हैं तो यहाँ एक कटर होता है, जैसे स्प्लिट स्पून सैंपलर आप लोगों ने देखा ना, उसमें कटर होता है। वो क्या करता है? यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा, यहाँ तो सीधा गया, यहाँ पे कटर होता है, ब्लेड लगा देते हैं उसमें, जो रीमर डालते हैं उसमें एक ब्लेड होता है। ये ब्लेड क्या साइड में कट करके एक बकेट बनाता है, इसको हम बकेट बोलते हैं या बल्ब बोलते हैं। ठीक है, बकेट में यहाँ से मिट्टी काट के यहाँ पे गिराएगा, फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ बल्ब क्रिएट कर देते हैं और उसमें हम कंक्रीटिंग करते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान समझो। अंडर रिम पाइल क्या करता है? अंडर रिम पाइल कहाँ प्रोवाइड करते हैं? स्पेशली फॉर द ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए हम अंडर रिम पाइल प्रोवाइड करते हैं। एक पाइल का टाइप होता है, उसमें क्या करते हैं? बोरहोल करते हैं। बोरहोल में हम रीमर जब हम डालते हैं, जब हम इसमें से मिट्टी निकालते हैं, उसमें कटर का यूज करते हैं। कटर क्या करता है? साइड से मिट्टी काट के एक बकेट होता है, बकेट के थ्रू बाहर लेके आता है उस मिट्टी को, तो यहाँ एक बल्ब टाइप का बन जाता है। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ बल्ब जितना बढ़ाएंगे उतनी इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। इसको हमने साफ बोल दिया, ये इसको बल्ब हो गया, ये हो गया सिंगल बल्ब अंडर रिम पाइल, ये हो गया मल्टी बल्ब अंडर रिम पाइल। इसमें स्पेसिंग कितना होनी चाहिए? एक बल्ब से दूसरे बल्ब के बीच में 1.5 की स्पेसिंग होनी चाहिए। ये इसकी लेंथ हो गई L2, ये L1। रेशियो कितना होना चाहिए? बल्ब जो बल्ब है उसका डाया अपॉन जो डाया ऑफ द पाइल, ये 2 to 3 के बीच में होना चाहिए। पाइल शाफ्ट साइज जो है और बल्ब साइज के बीच का अगर रेशियो हम निकालें तो इतना होना चाहिए। स्पेसिंग 1.5 टाइम्स होना चाहिए। अंडर रिम पाइल में कंटेन 1 or more bulb to increase the ultimate load. These are used in expensive soil. ब्लैक कॉटन सॉइल को हम एक्सपेंसिव सॉइल भी बोलते हैं। ये गेट के क्वेश्चन में आता भी है कि एक्सपेंसिव सॉइल में कौन सा क्ले मिनरल पाया जाता है, तो क्या आंसर है इसका? मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल पाया जाता है। These can account for uplift load due to swelling of soil. The depth at which bulbs should be placed should be in stable condition. It means no fluctuation in water table. ऐसे डेप्थ पे हम प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वाटर टेबल फ्लक्चुएशन हो गया। ऐसा ना बारिश का पानी है तो बल्ब पानी वाटर लेवल ऊपर आ जाए और बाद में नीचे चला जाए। द रेशियो ऑफ शॉर्ट टू, ये तो बात कर चुके हैं, 2 to 3 होना चाहिए। ओके, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आप देख लो, कुछ नहीं करना है। ये जो स्किन फ्रिक्शन से ही तो बियर करेगा। QS को हम QS1 और QS2 में जोड़ते हैं। QS1 कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला देख लो, डायरेक्टली इनको कैलकुलेट करके और उसमें हम पुट कर देते हैं। ये कास्ट इन C2 पाइल होता है, मतलब ऑन साइट ही हम कास्ट करते हैं इनको। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे, इनको आप गो थ्रू हो जाए एक बार। थैंक यू।